यस सर, स्क्रीन मिल रहा है। यस। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स की बात हम करने जा रहे हैं। और मैंने जैसा बताया है कि हमारा शीर्षक ये भी है कि इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो हम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक एंड हाउ टू टेक इट पे बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं खाली आपका चैट सामने रख लेता हूँ कहीं कोई। यस। तो पहले लहसुन के बारे में समझते हैं कि गार्लिक जो है, गार्लिक लहसुन को हम कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है या लैटिन नेम जिसको कह सकते हैं वो है एलियम सैटिवम। तो ये जो लहसुन है इसका ये साइंटिफिक नेम है और ये काफी गुणों वाला है, उसको हम आगे समझते चले जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ ताकि आप जो है रोचक तरीके से इसको समझ पाए कि जिसका इतिहास उतना ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि उसके जो खूबियां हैं, उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं, उसको हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। विश्व के द्वारा किया गया है, देशों के द्वारा किया गया है, सभ्यताओं के द्वारा किया गया है और उसको प्रूवन हो गया है। ये नहीं है कि ये जो है 6 महीने से प्रूवन है, 1 साल से 5 साल से प्रूवन है, डिकेड से प्रूवन है, ऐसा नहीं है। ये जो है सेंचुरीज और हजारों सालों से प्रूवन है। उसको जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं, थोड़ा 2-5 मिनट टाइम हम डालते हैं, 5 मिनट इसके इतिहास के पीछे। तो सबसे पहला बात है कि ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 450 टाइप के लहसुन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। यदि अक्रॉस द ग्लोब की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड यदि बात करें, तो लहसुन की यदि प्रजातियां देखें या वेराइटी देखें, थोड़ा बहुत समानता रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई लालिमा लिए रहेगा, कोई ब्लैकिश रहेगा, कोई कोई और कली कलर का रहेगा, किसी की कली बड़ी रहेगी, किसी की छोटी रहेगी, किसी का बल्ब बड़ा रहेगा, किसी में 22 कली रहेगी, किसी में जो है क्लोव, या किसी में 18 रहेगी, किसी में 30 तक रहेगी, ऐसे बहुत सारे वेराइटीज। तो मैंने बहुत सारे तस्वीर आपके सामने रखे हैं जो अलग अलग शहर देशों के अलग अलग इलाके के लहसुन की प्रजातियां हैं। तो 450 से ज्यादा प्रजातियां लहसुन की जो है नोटिस में हैं और इसको जो है माना जाता है। गार्लिक को वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप माना जाता है। मतलब जो पौधा से उग के कोई चीज हो रहा है उसके लिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इससे पुराना कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक मिला नहीं, ऐसा इसका प्रमाण मान सकते हैं आप। क्यों? तो इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस की यदि बात करेंगे तो इजिप्टियन की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, भारतीय सभ्यता की, इजिप्ट के सभ्यता की, मिस्र की, तो ये जो है 5000 साल से ज्यादा समय से लहसुन का इस्तेमाल इन जगहों पे किया जाता है। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं इतिहास में। बेबीलोनियंस की बात करें, बेबीलोन में तो 4500 साल पहले तक इसका जो है वर्णन मिलता है, तो वहां पे इसको मानते हैं। और चाइनीज की बात करें तो टीसीएम एक्सेप्ट करता है कि 2000 साल पहले ईसवी सन शुरू होने तक वो जो है लहसुन का इस्तेमाल कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तो कहने का मतलब कि 2000 साल हो गया, 2021 में हम आ गए। तो इस तरीके का डिटेलिंग की बात कर सकते हैं। वैरायटी आपको लहसुन की यहाँ दिख रही है। और थोड़ा सा इसको दूसरी कंट्रीज की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में 3000 साल पहले जो है लहसुन का इस्तेमाल जो है किया जाता है, ऐसा वर्णन है। और जो है ये जो है वहां से मिडिल ईस्ट होते हुए ये जो है यूरोप की तरफ पहुंचा, अमेरिका की तरफ पहुंचा, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में इसका ये हुआ। यदि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि गार्लिक को गीजा के पिरामिड जब बन रही थी तो उस समय इस्तेमाल किया जाता था। वो कब था, गीजा का पिरामिड कब बन रहा था? तो आपने यदि इतिहास पढ़ा हो या रोचक तत्वों में इंटरेस्ट रखते हो गीजा के पिरामिड्स में, तो वो 5000 साल पहले गीजा का पिरामिड बना था, मतलब 3000 BC, और अभी 2021 चल रहा है, तो 5000 साल हुए टोटल। तो 5000 साल पहले गीजा का पिरामिड जब बन रहा था तो भी लहसुन का इस्तेमाल वहां पे हो रहा था। और वो जो है यदि इस हिसाब से देखा जाए तो आपने देखा कि अमेरिका, यूरोप से लेके, चाइना से लेके, बेबीलोन से लेके, मिस्र से लेके इंडिया तक हर जगह पे यदि इसका इस्तेमाल हुआ तो ये जो है ऑलमोस्ट हर सभ्यताओं के द्वारा इस्तेमाल किया गया। हर एक जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसने इसका इस्तेमाल किया है और करता आया है। चाहे वो इजिप्टियन हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो रोमन्स हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो इंडियन कॉन्टिनेंट हो,
हर जगह पे इसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया गया और करते चले गए। तो हजारों सालों से यदि आप इसको जैसा समझ पा रहे हैं, गार्लिक को जो है, लहसुन को जो है, मतलब बेनिफिशियल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि उसमें कोई बेनिफिट मिली होगी तो ही तो इतनी सभ्यताएं इस्तेमाल की होंगी। और जो है 2500 साल पहले ऐसा, यदि मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वर्णन है कि 2500 साल पहले हिपोक्रेट्स ने इसको जो है दवाई के तौर पे कुछ बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब करना शुरू किया था। और हिपोक्रेट्स की बात की जाएगी तो हिपोक्रेट्स कब मौजूद थे? किसी को उसके बारे में कुछ आइडिया? हिपोक्रेट्स जो कौन थे? हिपोक्रेट जो है वेस्टर्न मेडिसिन के जो है एक बड़े ग्रीक फिजिशियन थे, जिन्होंने, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि सुश्रुत संहिता और ये चीज पैदा हुई, वहां पे उसको इन्वेंट करने वाले, उसको चलाने वाले पर्सन, उनको फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, हिपोक्रेट्स को। तो हिपोक्रेट्स ने इसको आज से 2500 साल पहले प्रेस्क्राइब किया कि भाई ये लिखना है। 2500 साल पहले कैसे होता है? तो हिपोक्रेट्स कब मौजूद थे? 460 बीसी में मौजूद थे, 460 बीसी। और आज है 2000, सॉरी, क्या बोलते हैं, 2021 चल रहा है। तो 2021 में 460 ऐड कीजिए तो आप जो है 2500 साल पहले पहुंच जाएंगे। तो 2500 साल पहले जब हिपोक्रेट्स हुए, जो वेस्टर्न मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने इसको दवा के तौर पे प्रेस्क्राइब किया बहुत सारे एलिमेंट के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था इतने स्लाइड्स में कि ये जो था, ये जो है हजारों साल पुराना है। 5000 साल पहले इस्तेमाल के प्रमाण मिले, हर सभ्यता ने इस्तेमाल किया। और आज से 2500 साल पहले इसको दवाई के रूप पे प्रिस्क्राइब किया गया, वो भी किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसको कि वेस्टर्न मेडिसिन का फादर कहा जाता है, उनका जनक कहा जाता है वेस्टर्न मेडिसिन का। और आज पूरी दुनिया वेस्टर्न मेडिसिन पे चल रही है। तो इतना इसका महत्व है लहसुन का, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंशियंट ग्रीक ओलंपिक की बात करेंगे आप, तो एंशियंट ग्रीक जो है हमेशा से ओलंपिक की चीज में, हिस्ट्री में दिखाया जाता रहा है। तो एंशियंट ग्रीक ओलंपिक में भी इस गार्लिक का जो है इस्तेमाल करने का वर्णन है, और वो भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग के लिए। मतलब कोई भी प्लेयर जो है, कोई भी ओलंपिक का जो परफॉर्मर है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करने के प्रमाण इतिहास में मिस्र के मौजूद हैं। एंड ये सारा कुछ मैं कह रहा हूं हिस्टोरिकल प्रूफ्स के बेसिस पे। हिस्टोरिकल जो जो आधार हैं वो ये सब की तरफ बता रही है। अब मेडिसिनल यूज की बात करते हैं कि इसका जो है स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेडिसिनल यूज होगा कुछ। तो मेडिसिनल यूज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो थ्रू आउट हिस्ट्री, मिडिल ईस्ट हो, ईस्ट एशिया हो, नेपाल हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, आप जो है देखेंगे कि गार्लिक को इस्तेमाल किया जाता रहा है ब्रोंकाइटिस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, बिकॉज उस समय टीबी बहुत बड़ा चीज हुआ करता था, लीवर डिसऑर्डर्स के लिए, डिसेंट्री के लिए, कोई फ्लू के लिए, कोई इंटेस्टिनियल वर्म हो गए जो आंत में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए, और जो है रिमेटॉइड के लिए, कोई अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, फीवर के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, मतलब यू नेम अ डिजीज और इसका इस्तेमाल किया गया है। यू नेम अ डिजीज और इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये किस तरीके से हुआ कि ये एक तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा। आप अपने घर में चेक कर लीजिए, यदि आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आप कभी चेक करेंगे तो वो लोग भी कभी ना कभी लहसुन छील के खाते थे और उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो लहसुन को छील के खाने की प्रथा केवल इंडिया में नहीं है। मैं यूरोप में देखा हूं कि शॉप्स होते हैं जो मॉर्निंग में लहसुन को पील करके आपको देते हैं और आप लहसुन को वहां पे खा के पानी पी लेते हैं, और ये सर्विस ऑफर की जा रही है। तो कहने का मतलब कि यू गो टू चाइना, यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, यू गो टू जापान, यू विल फाइंड दैट लहसुन जो है वहां पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में भी लहसुन इस्तेमाल किया जाता रहा है, अदर देन योर किचन और सब्जी और दाल और छौंक लगाने के अलावा। यदि आप देखेंगे तो लहसुन का कभी ना कभी इस्तेमाल आपके दादी माँ के नुस्खे में, या पिताजी ने या दादाजी ने कभी ना कभी आपने देखा होगा कि मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया होगा, या बहुत सारे आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो ये उस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात होती है। अब मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूं लहसुन के बारे में।
जितना ज्यादा रोचक तथ्यों को आप समझ पाएंगे उतना ज्यादा आपको लहसुन से इंटरेस्ट आएगा। और मेरा पर्पस, ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टेड करूं लहसुन के प्रति, कि आपका यदि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप जो है ज्यादा उसको सेवन करेंगे या उसके बारे में नजदीक आएंगे उसके। तो क्या मैं कुछ रोचक तथ्य आपको बताऊं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? टाइप यस यदि आपको इंटरेस्ट है उस रोचक तथ्यों में, तो मैं दो चार रोचक तथ्य आपको बताता हूं। अमेजिंग, तो इतने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं जो है, थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मैं जो है अभी आपको कुछ रोचक तथ्य गिना के बताता हूं और आपको मजा आएगा रोचक तथ्य समझ के। और सारे के सारे फैक्ट बेस्ड हैं, इतिहास से कलेक्ट किए हुए रोचक तथ्य हैं। पहला रोचक तथ्य मैं आपको ये बताऊंगा कि इजिप्टियंस जो थे वो जो है गार्लिक की पूजा करते थे गॉड की तरह। गार्लिक का पूजा किया गया है इजिप्टियंस के द्वारा, इसका वर्णन है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा विचित्र चीज है इजिप्ट में, कि इजिप्ट में एक पूरा का पीरियड ऐसा है, पूरा का पूरा वक्त ऐसा है, समय ऐसा है, जिसमें गार्लिक को, लहसुन को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया, करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कुछ लिया दिया, लहसुन दिया। सबसे बड़ी चीज लहसुन हो गई, लहसुन दिया। आपके पास कितना लहसुन है, उनके पास वो लहसुन है। लहसुन है तो ये काम हो जाएगा, करेंसी है वो, मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल की गई है ना। इंटरेस्टिंग, रोचक है। गार्लिक को वर्कर्स को पे करने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्लेव होते थे उस समय, गुलाम होते थे, गुलाम को पे करने के लिए गार्लिक का इस्तेमाल होता था, कि कितना बंडल गार्लिक दिया और कितने गुलाम खरीदे, कितने गुलाम से काम करवाया। ये इस तरीके का इतिहास में स्पष्ट वर्णन है और ये बड़ा रोचक तथ्य था, मैंने आपके साथ शेयर करने की सोची। इतना ही नहीं, जो ग्रेट पिरामिड्स जितने बने हैं, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इतनी ऊंची इतनी बड़ी पिरामिड बनी कैसे, आज तक रहस्य सुलझा नहीं। वो पिरामिड को जो बनाए जा रहे थे, जो लोग बनाते थे, जो वर्कर्स थे, जो स्लेव्स थे, उन लोगों ने गार्लिक पे काम किया था। और इतना पॉपुलर था गार्लिक कि इसका जो शॉर्टेज होता था, जब गार्लिक का, जब फसल कम होती थी, शॉर्टेज होता था, तो काम रुक जाता था। मतलब इसका वर्णन है कि पिरामिड जब बनते थे, ग्रेट पिरामिड जब बन रहे थे, तो उनका काम बार बार बीच में रुकता था। और रुकने का जो वजह था वो था कि गार्लिक की शॉर्टेज हो गई। तो जो गार्लिक ही दिया जाता था लेबरर्स को और गुलाम को, स्लेव जिसको कहते हैं, तो ये सारा कुछ पिरामिड का कंस्ट्रक्शन अफेक्ट करने का काम भी कर पा रहा था, इस लेवल पे पॉपुलर था। और एक तथ्य आपके साथ शेयर करूं तो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बताता है, इतिहास में इस बात का वर्णन है कि जो स्लेव्स थे इजिप्ट में, ये जब पिरामिड्स बन रहे थे, तो जो स्लेव्स थे, दो बार ऐसा वर्णन है कि उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, रिवोल्ट हो गया, विद्रोह हो गया। तो दो बार रिवोल्ट की चर्चा है और दोनों बार रिवोल्ट जो हुआ वो लहसुन की वजह से हुआ। उसका कारण ये था कि नाइल रिवर में, नाइल नदी जो है उसमें जो है बाढ़ आ गया, पूरा फ्लड आ जाता है। फ्लड आया तो फ्लड होने की वजह से पूरा लहसुन का खेती खत्म हो गया। और खेती खत्म होने से लहसुन पैदावार नहीं हुई। लहसुन पैदावार नहीं हुई तो विद्रोह हुआ उन स्लेव्स में। ये दो बार विद्रोह और दोनों बार विद्रोह लहसुन की वजह से। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और एक बड़े मजेदार फैक्ट है आपके लिए, और वो मजेदार फैक्ट ये है, और ये फैक्ट आप सारे का सारा गूगल करके देख सकते हैं या आप कहीं पे सुने होंगे ऑलरेडी तो जानते होंगे, बहुत सारे कोई फिल्म देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, कार्टून देखे होंगे, तो भी आप ये फैक्ट पे इंटरेस्ट लेंगे। ये फैक्ट ये है कि गार्लिक को हमेशा, जो बोलते हैं ना कि इविल आईज से, प्रेतात्मा है या बुरी नजर से, बोलते हैं ना बुरी नजर से बचाए, तो बुरी नजर से बचाने के लिए चौखट पे कुछ टांग देते हैं। उसी तरीके से बुरी नजर से बचाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता रहा है काफी यूरोपियन कंट्रीज में, और काफी जो है इजिप्ट में और इस एरियाज में, बुरी नजर से बचाने के लिए, इविल आईज से बचाने के लिए। इतना ही नहीं, इसको जो है डोर पे टांग दिया जाता है ताकि कोई जो है भूत प्रेत वाला, बुरा नजर वाला चीज आए नहीं। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका अलग ही इस्तेमाल है। और वो इस्तेमाल ऐसा है कि माना जाता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं, वैम्पायर क्या होते हैं, हमारे यहाँ जैसे भूत प्रेत होते हैं, आदमी का मृत्यु हो जाने के बाद, मर जाने के बाद जो धारणा मानी जाती है कि वो जो है भूत बन के आ गया, प्रेत बन के आ गया, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में ये मानते हैं कि जो मर गया वो जो है बाद में वैम्पायर बन के आ गया। वैम्पायर मतलब भूत, भूत ही, बट वो खून पीने वाला भूत। कितने लोग यहाँ पे 35-40 से ऊपर के उम्र के हैं जो ड्रैकुला का नाम सुने हैं? हमारे बचपन में ड्रैकुला बहुत फेमस हुआ करता था, जो शक करता था ब्लड। कितने लोग ड्रैकुला का नाम सुने हैं? काफी लोग यस टाइप कर रहे हैं।
तो ये जो ड्रैकुला की जो परिकल्पना थी वो पूरा का पूरा वैम्पायर था, मतलब वो दांत से शक करके ब्लड पी लेता था। तो खून पीने वाला प्रेत इज वैम्पायर। तो ये जो वैम्पायर है, ब्लड शकर जिसको कहेंगे, उसको जो ड्रैकुला को भगाने के लिए, उसको दूर रखने के लिए लहसुन का प्रयोग किया गया। ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, ये यूके की एक म्यूजियम है, बहुत फेमस म्यूजियम है। उस फेमस म्यूजियम में ये लहसुन रख के इस तरीके की चीजें सजाई हुई है। ये एक्चुअल तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि भूत प्रेत वाली सारी चीजें हैं, वैम्पायर वाली चीजें हैं, और लहसुन रख के उसको भगाने की बात की गई। आप बहुत सारे कार्टून देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में जिसमें वैम्पायर होगा और एक सर होगा जिसमें लहसुन बना होगा, और ये दोनों कार्टून कैरेक्टर एक दूसरे को, उसको डर के वो भागता होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी दंत कथाएं मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट लहसुन का इस तरीके का कुछ रोचक तत्व वहां पे मौजूद है। एक और बड़ा रोचक तथ्य है लहसुन का, ये है कि लहसुन को हमेशा से स्टिमुलेटिंग हर्ब के तौर पे देखा गया। स्टिमुलेटिंग हर्ब कि ये जो है आपको उत्तेजित कर देता है, और उत्तेजित करके आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है, आपके साथ एनर्जी लेवल आपका बढ़ा देता है, आपको ज्यादा जागरूक कर देता है, ज्यादा फोकस्ड करता है, आपका ज्यादा आउटपुट निकालता है। इस तरीके का ये लहसुन के बारे में कहा गया है, माना गया है हर जगह पे। और यही कारण है कि यदि आप देखेंगे तो इसको इन्फ्लेमेशन के लिए, कि इन्फ्लेम कर देता है आपको, आपको जगा देता है और आपका पैशन बढ़ा देता है, इसीलिए इसको स्टिमुलेटिंग हर्ब कहा गया। और इसको माना गया कि ये जो है आपको उत्तेजित करता है, तो कुछ दूसरे तरीके से भी इसका कहीं पे वर्जना होती है, वर्जित कर दिया, वहां पे वर्जित करने का भी बात हुआ। तो बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं कि तिब्बतियन मॉन्क्स जो हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क तिब्बत वाले, उन लोगों के बहुत सारे इलाके में लहसुन को वो इग्नोर करते थे। क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि उसको उत्तेजित करने वाला चीज मानते थे और वो उनको बाधित लगता था। इसके अलावा विडोज जो होते थे, विधवा जो होते थे, वो जो है ज्यादा सात्विक जिंदगी जीने के लिए लहसुन का अवॉइड करते थे, ऐसा वर्णन इतिहास में भर भर के है। एडोलेसेंस जो होता है, जब जब हम बच्चे से जो है युवा बनने की बात करते हैं, एडल्ट होने की जो फेज होती है, तरुणा अवस्था जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जो है इसको जो है थोड़ा सा वर्जित किया गया है बहुत सारी सभ्यताओं में, या कम किया गया है। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग होने की वजह से टीसीएम की बात करें चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में, तो इसको डॉक्टर्स ने इंटीमेसी प्रॉब्लम हो या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो इसको प्रेस्क्राइब किया है मेल्स के लिए, क्योंकि ये उस तरीके से इसको गिना गया है। वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे, भारत में भी, जैसे जैन धर्म है, इस तरह के बहुत सारे रिस्पेक्टेड रिलीजन्स हैं जहाँ पे लहसुन को इग्नोर करते हैं, लहसुन को नहीं लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है अलग 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 तरह की भ्रांतियां रही हैं या प्रथा रहे हैं, और लहसुन को इस तरीके से गिना गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य ये है कि जो क्या बोलते हैं आप, इजिप्ट में जो क्या बोलते हैं उसको, दूल्हा दुल्हन जब शादी होती है, तो इजिप्ट में ऐसा प्रथा पाया गया था कि उनके कोट के बटन में गार्लिक को बांधा जाता था। बटन के तौर पे गार्लिक को बांध के लहसुन को बांधा जाता था, एक एक लहसुन। क्यों बांधा जाता था? तो उसकी प्रथा के पीछे का ये कहानी है कि बटन होल में इस बात को इंश्योर किया जाता था कि गार्लिक उसको बराबर उत्तेजित रखे, उसको जो है प्रॉपरली चार्ज रखे। इतना ही नहीं, जो अनफेथफुल इजिप्टियन हस्बैंड्स होते थे, वो जो है जब अपनी वाइफ के पास जाते थे तो गार्लिक चबा के जाते थे, गार्लिक खा के जाते थे। उसका पर्पस ऐसा माना गया कि इससे जो जो कोई दूसरी महिला के साथ रहने के का जो जो उसका जो स्मेल है, गंध है, वो खत्म हो जाए। इस तरह की भर भर की जो है बोलते हैं ना फैक्ट्स जो है इजिप्टियन ग्रंथ्स में मौजूद है। तो मतलब गार्लिक को उसके रंग के लिए, उसके गंध के लिए, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हजारों साल पहले की ये बातें कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं, और वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब आप एक ग्रंथ देख रहे हैं जिसपे कि गार्लिक का चर्चा है। तो ग्रंथ की बात करें और लिटरेचर की बात करें तो साहित्य में, लिटरेचर में गार्लिक का वर्णन पूरी दुनिया में पाया गया है। 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, आप जहां से पकड़ लें, गार्लिक बड़ा इंस्पिरेशन माना गया है इतिहास में। और इसको मतलब खाली कहा सुना कहीं पे खुदाई में निकल गया ऐसी बात नहीं हो रही है, ग्रंथों में, लिटरेचर में पाया गया। इजिप्टियन में, ग्रीक में, इंडियन में, चाइनीज लिटरेचर में, पूरा का पूरा टीसीएम में, आयुर्वेद में, हर जगह पे आपको गार्लिक का वर्णन मिला है।
और किस चीज पे कैसे इस्तेमाल होता है, किसका क्या होता है। आप यदि आयुर्वेद का भाव प्रकाश निघंटु जानते हो, मेटेरिया मेडिका जिसको कहते हैं, उसमें गार्लिक का सबसे ज्यादा वर्णन मिला। तो इस तरीके की चीजें मिलती हैं। इतना ही नहीं, गार्लिक का मेंशन, यदि मैं साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं, तो बाइबल में इसका मेंशन है, तलमुंड में इसका मेंशन है। तलमुंड बोले तो जिविश लोगों का जो है ये ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन है। कुरान में इसका वर्णन है, कुरान शरीफ में लहसुन का पूरा वर्णन है। तो ज्यादा से ज्यादा यदि बात करें, मोस्ट ऑफ द ग्रीक, इजिप्टियंस, चाइनीज, यूरोपियंस के जितने भी मेडिकल टेक्स्ट हैं, मेडिकल की जो बुक्स हैं, उसमें जो है गार्लिक को बहुत सारी बीमारियों के क्योर के तौर पे मेंशन किया गया है और उसको जो है चर्चित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आज का कल का इन्वेंशन नहीं है, अभी पता चल गया और अभी लेके आ गए, ऐसा नहीं हुआ। कि ये हमेशा से ये चलता आया है और इसको उस पेस में ही इस्तेमाल किया गया है। अब वर्ल्ड वाइड यदि बात करें गार्लिक की, तो आज के सिनेरियो में, ऑफ कोर्स ये डेटा कोई 2015-14 का है, तो थोड़ा बढ़ गया होगा, घट गया होगा, पर यदि आज की बात करें तो 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 2.5 मिलियन हेक्टेयर में गार्लिक की खेती आज की डेट में पूरी दुनिया में की जाती है, ऐसा फिगर अवेलेबल है। और इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वर्ल्ड इसको कंज्यूम करता है, मसाला में कंज्यूम करता है, कड़ी में कंज्यूम करता है। कोई भी आप कड़ी बनाते हैं उसमें इसको डाला जाता है, दाल का छौंक लगाते हैं तो डाला जाता है, कोई भी डिश बनाते हैं डाला जाता है, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी आपका जो है कोई पकवान हो, चटनी में, अचार में, पापड़ में, यू नेम इट, वहां पे गार्लिक का प्रयोग जो है किया जाता है। ब्रेड में गार्लिक प्रयोग किया जाता है। कितने लोग यहाँ पे पिज्जा के शौकीन हैं, या आपके घर में बच्चे पिज्जा के शौकीन हैं? तो आपने हमेशा ये वर्ड सुना होगा कि गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर लो, उसमें गार्लिक ब्रेड नाम की चीज होती है। तो गार्लिक ब्रेड जो है, ये तो क्वाइट कॉमन वन। यदि आप यूरोप चले जाएं और यदि यूएस चले जाएं और इंडिया में आप गार्लिक घर में जो आपके पिज्जा ऑर्डर करते हैं उनसे पूछें गार्लिक ब्रेड के बारे में, वेराइटी बता देंगे। गार्लिक ब्रेड में गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो गार्लिक ब्रेड होगी। तो कहने का मतलब कि गार्लिक को हर व्यंजन में इस्तेमाल किया गया और पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। गार्लिक का जो अरोमा होता है, जो उसका जो फ्लेवर होता है, ऑफ कोर्स प्रिय नहीं होता है, थोड़ा सा बदबूदायक होता है, लेकिन उसका जो व्यंजन में डालने का जो अरोमा होता है, उससे जो एक फ्लेवर आती है, वो जो टिंच आता है, वो इररेसिस्टिबल है। उसको कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता। वो जो है आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, आपको जगा देता है, आपकी भूख को जगा देता है, आपके इंटरेस्ट को, रुचि को जगा देता है, आपको जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए फूड के टेस्ट के साथ साथ फूड के अरोमा के लिए गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा इरिस्टिबल है, मतलब कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं आप, कि वो आपको एकदम पकड़ लेता है कि ये बहुत पसंद आ गया, वैसा होता है। और इसी कारण से यही एक रीजन है कि इसका इस्तेमाल जो है फ्लेवर बूस्टिंग के लिए किया जाता है। कोई भी कड़ी बनाते समय, दाल में छौंक लगना हो या कोई कड़ी बनानी हो या कोई चीज बनानी हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है कोई भी फ्राई करना हो या पिज्जा का टॉपिंग्स डालना हो, पास्ता बनाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे इसको इस्तेमाल करना हो, और कोई भी मांस वाली प्रिपरेशन बने, मीट की कोई भी प्रिपरेशन बने, तो बाय डिफॉल्ट लहसुन का उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बारे में साइंस ये कहता है कि चूंकि मीट को पचाने के लिए, मीट को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अभी अरोमा की बात कर रहा हूँ। अरोमा के तौर पे मीट को अच्छा बनाने के लिए, कोई भी नॉनवेज को बनाने के लिए, इसको कोई भी डिप्स होते हैं, कितने सारे डिप्स आप बाजार में खरीदते रहते हैं, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं जो पेस्ट जैसे डिप्स होते हैं। तो वो डिप्स, मैंने डिप्स की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना लहसुन के। लहसुन डिप का मेन इंग्रेडिएंट होता है, कोई भी डिप आप लेके आए। तो ये सारा का सारा क्या करता है, ये एक्चुअली ये फ्लेवर जब आप देखते हैं, लेते हैं, या कहीं पे आपको टेस्ट जब आता है फूड में, तो ये इंस्टेंटली आपको लाइव कर देता है। इट इट आई मीन लिवेंस यू अप, और डिश को जो है ऐसा कर देता है कि ये आपको जगा दे, अवेकन कर दे, और सेंसरी ऑर्गन्स आपके अवेकन हो जाते हैं। मतलब तो इसलिए इसका हमेशा से टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। गार्लिक के कंजम्पशन की यदि आप बात करें, तो यूएसए में और यूरोप में इसकी जो इस्तेमाल हुई, वो 1990 के बाद 3 गुना हो गई। 1990 तक थोड़ा कम इस्तेमाल होता था, खेती भी कम होती थी। मैंने इसको बड़ा करीब से देखा है और उसके स्टैटिस्टिक्स को समझा है, इसलिए मैं ज्यादा डेटा आपको बता पा रहा हूँ।
1990 के बाद, मतलब आप बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, आप जो है करीब 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। इन्हीं 30 सालों में उनके यहाँ पे इसका इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका में ट्रिपल हो गया, 3 टाइम्स। उनके सुपरमार्केट्स में, उनके डिशेज में, उनकी बातों में, उनके मेडिसिनल्स में, उनके सप्लीमेंट्स में इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया, और वहां पे खेती इसका बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो है छोटा सा दिखने वाला बल्ब बहुत डिलाइटफुल प्रॉपर्टी रखता है, बहुत हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च जो हुए गार्लिक पे पिछले 20 से 25 सालों में, वो जो है अमेरिका में हुए, यूरोप में हुए। ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट, वहां के बायोकेमिस्ट, इन्होंने गार्लिक को और ज्यादा रिसर्च किया और ज्यादा उसमें से फॉर्मुलेशंस बनाए, यहां तक कि गार्लिक जो स्टेबिलाईज हुआ फर्स्ट टाइम और उसका पेटेंट हुआ, वो भी यूरोपियन साइंटिस्ट ने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूरोप में इसको जो है जरा साइंटिफिक जामा पहनाया गया। दुनिया का इतिहास का था, लेकिन वहां पे इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके मेडिसिन में लाने का, मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे। चाइना रिमेन्ड द सप्लायर ऑफ द हर्ब। दुनिया का सामान लेके उसको एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसका जो है एक्सट्रैक्शन बना के उसने पूरे दुनिया को दिया। सबसे ज्यादा जो बड़ा बायर बन गया 2000 के बाद, 2000 ईस्वी सन के बाद जो सबसे बड़ा बायर बन गया पिछले 15-20 साल में, वो यूरोप और अमेरिका बन गया गार्लिक को लेने का, और फिर जो है गार्लिक पाउडर को लेने का। फिर उन्होंने अपनी स्टेबलाइज्ड गार्लिक बनानी शुरू कर दी और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया उल्टा चाइना को। इस तरीके से काफी डेवलपमेंट हुआ। तो यूरोपियंस, अमेरिकन, स्पेशली ब्रिटेन और स्पेन, इस तरीके के जगहों पे इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वन ऑफ सच बिग रिसर्चर इज डॉक्टर पीटर जॉसलिंग। ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर पीटर जॉसलिंग की है, जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, काफी रिनाउंड यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, और इनको गार्लिक मैन के नाम से जाना जाता है, गार्लिक किंग के नाम से जाना सकता है। आप गूगल करेंगे गार्लिक मैन, गार्लिक किंग, तो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे पैशन आप देख सकते हैं कि उनके टाई पे भी गार्लिक का फोटो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति गार्लिक में ही सोया है, जगा है, उठा है, और इन्होंने गार्लिक पे बहुत डिटेल में काम किया है। ही इज फ्रॉम स्पेन, स्पेन में रहने वाले हैं और रहते हैं लंदन में। और इन्होंने जो है बहुत गार्लिक पे रिसर्च किया है, गार्लिक के लिए बहुत कुछ किया है। इंटरनेशनल फेम के पर्सन, यूरोपियन साइंटिस्ट। और मुझे इनके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने का मौका मिला है। मैं इनके साथ अच्छा खासा वर्क किया हूँ, काम किया हूँ फॉर्मुलेशन पे, वो भी लहसुन के फॉर्मुलेशन पे काम किया हूँ। गार्लिक पे बहुत सारा हम इनके साथ काम किया है, और एलिसीन पे ही काम किया है। लहसुन से निकलने वाली जो चीज होती है एलिसीन। आप हमारी तस्वीर देख सकते हैं, इनके साथ, पीटर जॉसलिंग के साथ मैं बैठा हूँ। ये तस्वीर है, ये मैं डॉक्टर पीटर जॉसलिंग के साथ हूँ लंदन के और यूरोप के अलग जगहों पे। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। काफी मैंने फॉर्मुलेशन पे काम किया है। लहसुन के अंदर से जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली सामान होती है, जिसको गार्लिक कहते हैं, उस पे काम किया हुआ है इनके साथ। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो एक्चुअली डॉक्टर पीटर जॉसलिंग के साथ क्लोजली काम करने के वक्त का है, जब हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में, प्लांट्स में, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में हम जो है उनके साथ वक्त बिताया उस समय का है। अब डॉक्टर पीटर जॉसलिंग के बारे में क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ही इज वन ऑफ द इन्वेंटर। इन्होंने इन्वेंट किया पेटेंटेड एलिसीन के बारे में। उन्होंने उसको पेटेंट किया। किस चीज को पेटेंट किया? एलिसीन को स्टेबलाइज्ड किया। मैंने क्या बताया, जैसे हल्दी से करक्यूमिन निकलता है, वैसे लहसुन से एलिसीन निकलता है। जिस बात का मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है लहसुन में, उसका नाम है एलिसीन। तो एलिसीन हाईली अनस्टेबल है, मतलब जब आप उसको निकाल लेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, बचेगा नहीं। आप पेट में लेंगे, काम में आएगा नहीं। तो इन्होंने उसको स्टेबलाइज किया और स्टेबलाइज करके उसको पेटेंट कर लिया। तो पेटेंटेड फॉर्मूला जो बनाया स्टेबलाइज्ड एलिसिन का, वो इन्होंने बनाया। होल गार्लिक जो है, उसके अंदर एक एलिन नाम का सामान होता है। उसको जब आप क्रश कर देते हैं या चबाते हैं, च्यू कर देते हैं, तो वो जो एलिन है वो जो है चेंज हो जाता है, और उसके अंदर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है एलिसीन। वो एलिसीन निकलता है, और ये जो एलिसीन होता है ये स्टेबल नहीं होता। तो जब आप इसको अंदर लेते हैं तो आपका जो स्टोमक एसिड है वो उसको डिग्रेड कर देता है कुछ हद तक। थोड़ा बहुत बच गया, तो जब वो आंत में पहुंचता है, तो जो आपका छोटी आंत में इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, जो आंत के दीवालों पे जो छोटी 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 छिद्र बनी हुई है, वो जो है उसको और डिग्रेड कर देती है।
तो बहुत कम मात्रा में जो आप लहसुन खाते हैं उसका इस्तेमाल हो पाता है। जो दाल में छौंक लगाते हैं या डिशेज में डालते हैं उसका तो अरोमा फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जो आप कचकच चबा के खा लेते हैं उसका अच्छा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी डिग्रेड हो जाता है। इन्होंने उसको स्टेबल किया, तो ये एलिसीन की प्रकार हुई और ये एलिसीन की बात हुई। अब हम बात करें कि इसको लेते कैसे हैं। जैसा कि मैंने पहले स्क्रीन पे बताया था कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लहसुन का इस्तेमाल करें कैसे, कैसे लें। तो हाउ टू टेक गार्लिक। तो मैं आज गार्लिक कैसे लें इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला चीज है कि गार्लिक को यदि आपने पका दिया, गार्लिक को यदि आपने फोड़ लिया और फोड़ के थोड़ा देर छोड़ दिया, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड, तो गार्लिक डिग्रेड होने वाला बात हो गया। अब गार्लिक में वो वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज एलिसीन थी, एलिसीन अब डिग्रेड हो गई, एलिसीन बची नहीं। लेकिन यदि आपने लहसुन को छीला और छील के मुंह में डाला, कच कच करके चबा लिया, तो उसके अंदर एलिसीन थी, डिग्रेड हुई बहुत सारी, जाके स्टोमक एसिड में भी डिग्रेड होगी, आंत में भी डिग्रेड होगी, लेकिन बहुत हद तक है, वो आप चबा के ले लिया। लेकिन अब उसको लेके चक 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 चबाते ही रह गए तो काम का नहीं है। तो इसलिए सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आपने गार्लिक को लिया, कच मारा एक बार, मतलब उसको आपने फोड़ दिया, कच किया, 2 बार कच कर लें चलेगा, और उसके बाद उसको पानी से निकल जाए। दैट्स द बेस्ट वे। फिर से बताता हूं, लहसुन को आपने ताजा छीला, छील के किसी को प्लेट में रख के दिया तो बेकार हो गया। छील के देना नहीं है, आपको छीलना है खुद। छीलने के बाद आपने यदि इसको खाया, खाने के बाद चाह पे ले जाइए, इसको चबाइए, कच कच 2 बार फोड़ दीजिए, उसके बाद उसको गलत पानी से अंदर ले लीजिए। ये लहसुन का एक तरीका हुआ लेने का, जो डिग्रेड होगा अंदर जाके, लेकिन बहुत हद तक आपने बेस्ट फॉर्मेट में इसको ले लिया, ऐसा है। दूसरा तरीका है लेने का, इसको सप्लीमेंट के तौर पे आप लें, जिसमें ये सब कहानी नहीं है। सप्लीमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट में ये जो है फॉर्मुलेटेड कंडीशन में है, उसकी आइल निकाल के उसको स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है, आप उसी को गल्प कर लिया, तो आपको ये कच पच करना नहीं पड़ा, मुंह बदबू की बात नहीं आई, बैड ओडर की बात नहीं आई, आपने अंदर लिया और आप जो है कर लिया। तो ये जो है खाने का लेने का तरीका मैंने आपको बताया। अब जो है थोड़ी सी इसके फॉर्मुलेशन और इसके जो है कंपोजिशन की बात करें कि गार्लिक के अंदर क्या क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ें, तो उसके पहले समझें कि इसमें क्या क्या है। यदि आप 100 ग्राम लहसुन लें, 100 ग्राम ऑफ गार्लिक, तो वो क्या करेगा कि वो क्लोज टू 150 कैलोरी कम से कम आपको देगा, 1.5 गुना कैलोरी वो देगा ग्रामेज के हिसाब से। तो 100 ग्राम लिया तो 150 कैलोरी देगा। 33 ग्राम उसके अंदर कार्ब्स होंगे, 6.36 ग्राम जो है प्रोटीन पाया जाएगा, और गार्लिक के अंदर विटामिन भर के होंगे। विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B6 भी होगा। और ये वही B6 है जो कोई भी चीज को यदि आप ग्रहण करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़िया कर देता है, फास्ट कर देता है। और यही कारण है कि मीट में या किसी भी तरीके के मांस वाला भोजन में लहसुन का इस्तेमाल डिश में पुराने समय से किया जाता रहा है। हमें डिश बहुत पसंद आती है, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि यदि लहसुन का इस्तेमाल ठीक से हुआ है तो आप देखिएगा कि उसमें B6 की मात्रा है और वो उसको मेटाबोलाइज करने में बहुत फास्ट मदद करेगा। इसके अलावा इसमें फोलेट है, इसमें विटामिन सी है, इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीज है, इसमें फास्फोरस भर भर के है, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, इसमें जिंक है। मतलब लहसुन जो है इस तरीके से रिच है, और हम इसको एकदम फालतू चीज समझते हैं, या एकदम छोटा सा अदना सा चीज समझते हैं और किचन में पड़ा रहता है साइड में। यहाँ तक कि लहसुन का यदि थोड़ा सा प्राइस इधर उधर बढ़ जाए तो आपको लगता है कि लहसुन इतना महंगा कोई खरीदेगा, लहसुन इतना महंगा क्यों खरीदना चाहिए। तो हम लहसुन को बेसिकली वैल्यू बहुत कम करते हैं, और इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इतिहास बता के, इसका महत्व बता के स्लाइड पे आपको लेके आ रहा था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिसको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, मतलब रत्ती भर भी वैल्यू नहीं देते, वो कितनी वैल्यू का पदार्थ है, और वो आपके पास किचन में पड़ा हुआ है और उस तरीके का चीज है। तो ये एक और बात बताई मैंने। अब थोड़ा फॉर्मुलेशन को समझते हैं। फॉर्मुलेशन समझने के पहले ये बात समझनी जरूरी है कि इसके अंदर सल्फर की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। लहसुन के अंदर सल्फर की कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको लेने के बाद आपको एक एसिडिटी जैसी चीज होती है। ये जो सल्फर है उसकी बात हो रही है। लेकिन सल्फर से इसका फायदा क्या है? हाई सल्फर कंटेंट होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं। इतना कि लहसुन का जो पौधा होता है, फसल में जब लगा रहता है, तो लहसुन के पौधे के पास इतना एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है कि उसको बहुत सारे कीड़े, फंगस, जो भी
खेती में नुकसान करने वाले चीज हैं वो कम करते हैं। और लहसुन की खेती एक बार हो गई है तो उस मिट्टी में इतना ज्यादा बढ़िया एंटीबायोटिक बना रहता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल स्टाइल, कि वहां पे वो मिट्टी बहुत सक्षम रहती है, बाकी कुछ वहां पे परेशानी नहीं आने देता। तो ये क्या करता है, हम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है, फ्लश आउट करने में मदद करता है। किस बात को फ्लश आउट करता है? टॉक्सिन्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा टॉक्सिन होता है, क्योंकि आप जो इनहेल कर रहे हैं, जो हवा से आ गया, जो इससे आ गया, जो पी के आ गया, खा के आ गया, जो भी आया वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाना है। नेजल कैविटी में भी जो पड़ा था वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाना है। ये वाला जो अंदर गया उसको जो है पूरा का पूरा टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में लहसुन आपकी मदद करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, कॉमन कोल्ड वोल्ड जैसी चीजें हैं उसको बहुत बढ़िया से हैंडल कर लेता है। आर्टरी यदि ब्लॉक हो रहा है, धमनी में कहीं जम रहा है, प्लाक जमने की बात हो रही है, उसमें भी काम करता है। रिजुविनेशन में काम करता है, स्किन के रैशेस में, स्किन के स्कार्स में या इस तरह के कोई प्रॉब्लम होता है उसमें काम करता है। डाइजेशन को टिप टॉप रखने में मदद करता है, बहुत सारी चीजें करता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में फायदे को हम आराम से समझते हैं। फॉर्मुलेशन को जरा एक बार समझ लीजिए, इसकी कंपोजिशन को समझ लीजिए, साइंस में मत जाइए, बेसिक कंपोजिशन को समझ लीजिए। जनरली जो गार्लिक बल्ब है उसमें अप्रोक्सीमेटली 65% वाटर होता है। यदि आप उसको लेके पेड़ दें तो 65% वाटर कंज्यूम कंटेन करता है लहसुन। 28% जैसा मैं पिछले स्लाइड में भी बताया, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो है फ्रुक्टान्स होते हैं, जिसको कि आप एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ढंग का कह सकते हैं। 2% प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन भी एलिन होता है, बेसिकली एलिन एलन बताया मैंने, वो प्रोटीन उसमें मिलेगा। 1.2% यदि बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और वो भी पूरे के पूरे अर्जिनाइन मिलेंगे। मेनली जो अमाइनो एसिड्स इसके अंदर पाया जाएगा लहसुन के अंदर, वो अर्जिनाइन ही मिलेगा। 1.5% 2% के आसपास इसमें फाइबर भी मिलेगा, वो भी फाइन क्वालिटी फाइबर, सॉल्युबल। दूसरा 2.3% से 2.5% के बीच में इसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड मिलेंगे, बिकॉज सल्फर की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये जो है इसमें ट्रेस मिनरल्स भी भर के हैं। ये इतने चीजों के अलावा ट्रेस मिनरल्स बहुत रखता है, और ट्रेस मिनरल्स आपको पता है कि विटामिन की तरह भर भर के आपके हेल्थ के लिए जरूरी माना जाता है। और ट्रेस मिनरल्स जो लहसुन के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिलेनियम है, जर्मीनियम है। ये सारे के सारे लहसुन में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। अब बताइए कि लहसुन आपके पास जो किचन में ऐसे कोने में पड़ा हुआ है, जिसको आप कभी ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, कभी आपके पिताजी ने कभी लहसुन खाया या दादाजी ने खाया तो आपने उसको देखा कि हाँ वो खाते थे, आपने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई भी किया तो बदबू की वजह से किसी बात से एक बार लिया, दो बार लिया और छोड़ दिया। आप देखिए गैप कि लहसुन के अंदर कितना कुछ है, पूरा आरोग्य उसमें छुपा हुआ है यदि आप लहसुन की बात करें तो क्या लहसुन कर सकता है? आरोग्य की बात करें तो वो क्या कर सकता है? तो हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की यदि बात करें लहसुन की तो सो मेनी बेनिफिट्स, मतलब लिस्ट गिनाएंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैं अभी तक जितनी बातें कर रहा हूँ हेल्थ बेनिफिट जैसी ही बातें करते बैठा हूँ। लेकिन एनसीबीआई की बात करें तो एनसीबीआई जो कहता है अपने साइट पे, एनसीबीआई अपने रिसर्च पेपर्स में जो कहता है, तो एनसीबीआई ये कहता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो गार्लिक के अंदर पाए जाते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करते हैं, वो एंटी ट्यूमर हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, और वो जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को भी कम करते हैं, मतलब डायबिटीज पे भी काम करते हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, एनसीबीआई कह रही है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑथोरिटी मानी जाती है, वो कह रही है। तो ये मॉडर्न साइंस में ये कहा जा रहा है। इतिहास में आपने ऑलरेडी सुना, हिपोक्रेट्स ने उस समय दवाई में लिखा, तो ये प्रूवन, टेस्टेड, स्टेबलाइज्ड तरीके से ये चीज मौजूद है। अब मैं आपको इतना सारा चीज बताने के बजाय 5 साइंस बैक्ड बेनिफिट्स बताऊंगा। साइंस बैक्ड बेनिफिट्स जो कि विज्ञान से बैक्ड होंगे, और 5 ही बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं? अब मैं बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं, तैयार हैं तो रेडी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मैं आपको बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं, 5 साइंस बैक्ड बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा क्विकली। अमेजिंग, एवरीवन इज रेडी। तो मैं अभी 5 साइंस बैक्ड बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहले बेनिफिट्स को समझते हैं। बूस्टिंग इम्यूनिटी इसका सबसे पहला बेनिफिट है। गार्लिक जो है, आपका कितना भी स्टबर्न कोल्ड हो, फ्लू हो, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कितना भी स्टबर्न हो, आपको जो है गार्लिक बहुत जबरदस्त काम करता है। ये जो है आपकी इम्यूनिटी जो है
बढ़ाता है किस मामले में? फ्रीक्वेंट सिकनेस के मामले में, कि तुरंत जो है ये हो गया, तुरंत बाद में फेवरिस लग रहा है, थोड़ा खांसी हो गई, कुछ लोगों को बहुत बार छींक आती है, एक बार छींक आई तो छींक ही चलते जा रही है। तो ये जो इस तरीके की जो इश्यूज हैं, फ्लू की बात करें टिपिकली, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। और आज जो है कोल्ड और फ्लू की बात करें तो कोल्ड और फ्लू से बहुत ज्यादा बढ़ के आज की डेट में हम जो है इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट पे आ गए हैं। पहले क्या होता था, इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट कोल्ड और फ्लू से रिलेटेड था, उतने तक सीमित थी। अब जो है इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट कोल्ड फ्लू 2019 के फरवरी के बाद पूरी कहानी, 20 के फरवरी के बाद कहानी चेंज हो गई है। अब हम कोविड-19 एरा में आ गए, पोस्ट कोविड और प्री कोविड और मिड कोविड में चल रहे हैं। तो हम कहाँ पे आ गए कि इम्यूनिटी, और खासकर वो कोल्ड फ्लू वाला इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सोचिए लहसुन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अंदाजा लगाइए, ये वहां पे है। इतना ही नहीं, एलिसिन को जो है एंटी बैक्टीरियल बोला गया है, एंटी पैरासिटिक बोला गया है, एंटी फंगल बोला गया है, तीनों बोला गया है, और तीनों साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये क्या कर सकता है? तो ये बैक्टीरियल चीजों को ट्रीट कर सकता है, फंगल को ट्रीट कर सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन यदि है आपके बॉडी में, आंत में, तो उसको ट्रीट कर सकता है। गार्लिक और एलिसिन की बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल ट्रीट करने के लिए ये बेनिफिशियल सल्फर कंपाउंड रिलीज करता है, और वो इम्यून सिस्टम में जर्म को फाइट करने की शक्ति देता है, और जर्म उससे ज्यादा बढ़िया से हैंडल होते हैं। तो ये जो है एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बियॉन्ड अ लेवल, और जो है ये अपने कोल्ड को, सर्दी को, फ्लू को, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन यदि है तो उसको बहुत हद तक रोकथाम कर लेता है। आप कितनी मात्रा में लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज की बात करते हैं, ये पहला चीज था। पहला चीज क्या था? पहला चीज था इम्यूनिटी बूस्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल, इम्यूनिटी बूस्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल। दूसरी जो बात है वो है कि गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गार्लिक में गुण है ये। गार्लिक का जो आइल है, एलिसिन से जब आइल निकल रहा है, तो एलिसिन का जो आइल है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। एनसीबीआई ये कहता है कि गार्लिक को यदि आप आइल निकालें तो उसका जो डेरिवेटिव्स है वो जो है एक तरीके से एक PGE2 कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने में सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन करता है एनो नाम का पदार्थ का। ये जो डेरिवेटिव्स है वो जो एनो को सप्रेस करने लग जाता है, और सप्रेस करने की वजह से ये ओवरऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है आपके पूरे बॉडी पे। जब एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है तो उससे क्या होता है? उससे आपका मतलब आरोग्य रहता है, लेकिन एक्चुअली क्या क्या होता है? तो आपका पेन है, आपका स्वेलिंग है, कोई तरीके का अर्थराइटिस है, कोई साइटिका है, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट है, कोई मसल में ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन है, इन सारी चीजों के इन्फ्लेमेशन को वो कम करने में मदद करता है। और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो ये सब चीजें बेहतर होती हैं या क्योर होती हैं। अर्थराइटिस फाउंडेशन यदि बात करेंगे तो उसने इसको मेडिसिन के तौर पर रिकमेंड किया हुआ है। और वो किस बात का मेडिसिन रिकमेंड किया अर्थराइटिस फाउंडेशन ने? तो उसने कहा है कि कार्टिलेज डैमेज यदि होता है अर्थराइटिस में तो उसमें ये सीधा सीधा दवा के तौर पे दिया जाता है। तो आप समझिए कि इसका कितना ज्यादा लेना देना आपके इन्फ्लेमेशन से है। अब इन्फ्लेमेशन का केवल लेना देना डायबिटीज से और दर्द से और पेन से और साइटिका से और इससे नहीं है। इन्फ्लेमेशन का लेना देना आपकी पूरी बीमारियों से है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यदि लंबे समय तक रह जाए आपके साथ, कभी इन्फ्लेमेशन हुआ ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और लंबे समय तक आपके साथ रह गया है, रह रहा है, तो क्या होने वाला है कि वो जो है आपके सेल डीएनए को डैमेज करेगा। सेल डीएनए जब डैमेज होगा तो वो क्या करेगा कि वो जिस तरीके से वो उसके सेल्स जो हैं ग्रो होते हैं या डिवाइड होते हैं, उसके तरीके में बदलाव आ जाएगा। सेल के ग्रो होने और डिवाइड होने के तरीके में यदि बदलाव आ जाए तो क्या होगा? ट्यूमर बनना शुरू होगा। ट्यूमर बनेगा तो कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वो मलाइन भी हो सकता है बाद में। तो ट्यूमर बनना कैंसर का हिंट आ गया पहले ही। और ट्यूमर क्यों बनेगा? क्योंकि डीएनए ही डैमेज हुआ, डीएनए जो है वो सेल ग्रोथ का और डिवाइड का पैटर्न ही चेंज हो गया। तो ये इन्फ्लेमेशन का खतरा है। इसीलिए इन्फ्लेमेशन को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से कंट्रोल हो गए। यहां तक कि डायबिटीज का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है, यहां तक कि आपके हार्ट बीमारियों का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। और ये जो गार्लिक है उसमें से निकला हुआ एलिसिन है, वो इन्फ्लेमेशन पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, क्योंकि मैंने साइंस के तरीके से बताया कि वो किस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का चीज होता है उसको सप्रेस करता है और वो नहीं करने देता।
अब हम तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें समझी, तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरा जो इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो है कि ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। अब रिसर्च ने ये कंफर्म किया है, बहुत सारे रिसर्च, एक दो रिसर्च नहीं है, रिसर्च ने कंफर्म करके ये रख दिया है कि एलिसिन जो है, ये जो है आर्टरीज के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। इसको समझने के लिए आपको जो है पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूं कि इतना जबरदस्त पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, ये यदि बात आप समझना चाहते हैं तो आपको जो है एक छोटा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और मैं क्विकली 1 मिनट में वो मैकेनिज्म समझाता हूं आपको कि कार्डियोवैस्कुलर पे ये कैसे काम करेगा। और जितना बढ़िया आप समझ जाएंगे, वो सुबह में आप लहसुन खाना शुरू कर देंगे या कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि क्या करता है ये। सबसे पहले समझिए कि गार्लिक के अंदर सल्फर होता है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी समझा। गार्लिक के अंदर सल्फर बड़ी मात्रा में होता है, तो सल्फर होता है। अब जो है रेड ब्लड सेल्स जो आपका है, वो सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में तब्दील कर देता है। और वो क्या करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो आपके ब्लड वेसल्स को फुगा देता है, डायलेट कर देता है, मतलब उसको मार्ग प्रशस्त कर देता है। सिंपल सा टेक्निक है। और ये मार्ग प्रशस्त हो जाने की वजह से आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका वो प्लाक नहीं जमता, वो नहीं होता, सब कुछ बढ़िया होता है, पाइप आपकी फुगी हुई रहती है, डायलेटेड रहती है, प्रॉपर चलता है। तो लहसुन सीधे सीधे आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे बहुत जबरदस्त काम करता है, और आपको जो है कार्डियोवैस्कुलर चीजों से दूर रखता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मतलब खाली ब्लड प्रेशर को कट करके डाउन नहीं कर देता, मतलब ये यदि हाइपर है हाइपो है तो दोनों केस में बढ़ाता है, घटाता है और रेगुलेट करके रखता है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यदि आप देखेंगे तो ये क्या करता है एक्चुअली, तो ये आपके ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन को, कोई यदि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा दिलवा सकता है। ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श में लेके करना चाहिए। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि लहसुन को आपने डिटेल में समझ लिया और लहसुन से ठीक से दोस्ती कर ली, तो आपकी चलती हुई ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो सकती है, और बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज, और आप लहसुन पे आ सकते हैं। और लहसुन आपको पूरी तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाई से मुक्ति दिला देगा। और यदि आपको ताजा ताजा ब्लड प्रेशर हुआ है, हल्का ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई है, तब तो आप बिना दवा के उसको कभी दवा नहीं लिए बिना बेहतर हो सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और मालूम ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में WHO का आंकड़ा और भारत सरकार का आंकड़ा दोनों कहता है कि 1 out of 3 हैज गॉट ब्लड प्रेशर एंड दे डू नॉट नो इट। मतलब हर 3 में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर है और उसको मालूम नहीं है, हाइपरटेंशन है उसको मालूम नहीं है। तो यदि छुपा हुआ ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूं मान लो, तो भी यदि मैं लहसुन ले रहा हूं तो मैं ब्लड प्रेशर का शिकारी बनूंगा, ऐसी संभावना कम हो जाएगी। तो ये इतनी बढ़िया चीज है लहसुन के बारे में। आगे बढ़े, टाइप यस, आगे बढ़े। तो हमने आपको अभी तक 3 बताया है, ग्रेट, 3 बताया। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा ये रहा, चौथा जो है ये कि ये सुपर इफेक्टिव है डायबिटीज पे। अब ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे, मैकेनिज्म बताऊंगा कि डायबिटीज पे सुपर इफेक्टिव कैसे है। डायबिटीज के लिए इसको बहुत बढ़िया जाना जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले डायबिटीज को समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या होता है। आप बहुत अच्छे से डायबिटीज को समझे हैं, पिछले सेशन में भी मैंने आपको समझाया था, सब लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग इसमें डायबिटीज के पेशेंट होंगे, बहुत लोगों के घर में डायबिटीज होगा, तो आप जानते होंगे। लेकिन एक लाइन में यदि फिर से मैं डायबिटीज को रिकैप करके बता दूं, क्यों ये जानना जरूरी है, क्योंकि तब मैकेनिज्म आप समझ पाएंगे। डायबिटीज क्या है, बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है आपका जो है क्या कर रहा है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस या तो ठीक से नहीं कर पा रहा है, या प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक बार और रिपीट करता हूं, डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है, टाइप 2 की बात कर रहा हूं, कि या तो वो इंसुलिन बना नहीं पा रहा है ठीक से पर्याप्त मात्रा में, या फिर बना रहा है तो उसको जो है ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और चूंकि इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो शुगर आ रहा है वो जो है कोशिकाओं को डिलीवर नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन से वो मिक्स नहीं हो रहा है, और वो जो है फिर जाके उस तरीके से होता चला जा रहा है, मतलब आपके ब्लड में ही घूम रहा है और ब्लड शुगर हो गया। यदि इसकी बात करें तो ये जो इंसुलिन है वो क्या है, वो एक हार्मोन है, और वो ब्लड शुगर लेवल को मतलब बढ़ा दिया या घटा दिया। बढ़ाया मतलब क्या किया, हाइपरग्लाइसीमिया कर दिया। घटा दिया मतलब क्या किया, हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया। एलिसिन क्या करेगा, एलिसिन मतलब लहसुन से निकला हुआ मेडिसिनल वैल्यू वाला सामान। एलिसिन जो है यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है, बहुत कारगर रोल प्ले करता है मैकेनिक
मैकेनिज्म इसका जो है बहुत बढ़िया से हैंडल कर लेता है। वो क्या करता है, तो वो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है। इससे क्या हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होती है, ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा देता है और ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ा देता है। यदि ग्लूकोज टॉलरेंस आपकी बढ़ गई और इंसुलिन रेजिस्टेंस घट गई तो आप जो है चीजों को हैंडल करने लग जाते हैं। और यदि यही चेंज हो गई, उल्टा हो गई, तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं और फिर डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये जो है वहां पे काम करता है और ये जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके HbA1c के लेवल को नीचे लाने के लिए। जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं HbA1c, उसके लेवल को रिड्यूस करने के लिए लहसुन से ज्यादा कारगर चीजें नहीं है हर्ब्स में। तो ये लहसुन उस तरीके से काम करता है। लेकिन अब और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इस गार्लिक का, और क्यों ये किस तरीके से ये काम करता है उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। ये तो हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ग्लूकोज टॉलरेंस वाली बात है। इसका एक और बड़ा गुण है, और वो गुण है कि ये जो है लिपिड हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है और कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ की बेनिफिट रखता है अपने साथ, जो आपने पिछले स्लाइड में समझा। तो जब कार्डियोवेस्कुलर का और लिपिड की बात करेंगे तो ये दोनों चीजें एक तरीके से कनेक्टेड हैं आपके डायबिटीज से। ब्लड प्रेशर, कार्डियोवेस्कुलर कनेक्टेड है आपके डायबिटीज से, क्योंकि ये जो है अमाइनो एसिड्स की बात करें तो एलिसिन का काम है कि होमोसिस्टीन को लोअर करता है। होमोसिस्टीन को यदि लोअर कर रहा है तो आपका एक तरीके से होलिस्टिक सिस्टम बन रहा है। मतलब आपके डायबिटीज से ब्लड प्रेशर कनेक्टेड था, उससे धमनी कनेक्टेड था, उससे फैट में जमने वाला, ब्लड में जमने वाला फैट कनेक्टेड था, और ये हर चीजों को एड्रेस कर रहा है। और एक चीज आपने पिछले स्लाइड में समझा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से डायबिटीज का रूट कॉज भी वही है, कार्डियक का रूट कॉज भी वही है। तो अब आप इसमें समझ पा रहे हो, तो पूरा का पूरा ये होलिस्टिक एक इकोसिस्टम बनाता है, जो बिना किसी नुकसान के एक्चुअली खाली लक्षण पे इलाज नहीं करने के बजाय जितने रूट कॉज हैं एक साथ सबको एड्रेस करने वाला इकलौता हर्ब है। इसीलिए ये सुपर इफेक्टिव है डायबिटीज पे। इफेक्टिव वर्ड नहीं यूज करके मैंने सुपर इफेक्टिव यूज किया है, ये सुपर इफेक्टिव है। तो ये डायबिटिक पर्सन इन सब चीजों का प्रोन होता है, मतलब उसको खतरा ब्लड प्रेशर का भी होता है, कार्डियक का भी होता है, होमोसिस्टीन का भी होता है, ट्राइग्लिसराइड का भी होता है, और वो सारी चीजें एक साथ इसमें काम आ जाती है और ये जो है एक तरीके से वो मदद कर देता है। सो ये हॉलिस्टिक अप्रोच देता है और ये डायबिटिक में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम और समझते हैं पांचवा। पांचवा जो है, मैंने पांच बताने को बोला था साइंस फैक्ट, पांचवा जो है ओवरऑल वेलबींग की बात करें कि आप एक स्वस्थ रहना चाहते हैं। ओवरऑल वेलबींग मतलब आपका पाचन अच्छा रहे, आपका मूड अच्छा रहे, आपका हार्मोनल सिस्टम अच्छा रहे, आपका थायराइड फंक्शन अच्छा रहे, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी बनी रहे, आपका एंटी एजिंग हो, तो ये चीज गार्लिक करता है। गार्लिक में से निकला हुआ एलिसिन करता है एक्चुअली। तो गार्लिक जो है आपके सिस्टम को क्लींस करने का काम करता है, टॉक्सिक को फ्लश आउट करने का काम करता है। आपने पिछले स्लाइड में समझा, यदि वो हुआ तो आप बहुत बढ़िया रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चमकते दमकते रहेंगे, ग्लो होते रहेंगे। और ये जो है और एक चीज करता है कि आपके हेयर पे, स्किन पे अच्छा काम इसलिए करता है कि आप यदि हर चीज में स्वस्थ हैं तो हेयर स्किन पे काम करेगा। एलिसिन एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे कोई फंगल नहीं होने देगा, यहाँ पे कोई फंगल नहीं होने देगा, वहां पे फंगल नहीं होने देगा। जब फंगल नहीं होगा तो ज्यादा ग्लो होगा और ज्यादा स्वस्थ तरीके से चीजें डेवलप होंगी, आपका स्किन हो, चाहे आपका हेयर हो, चाहे आपका नेल हो, हर चीज। तो एलिसिन को क्या कहा गया है साइंस में, तो इनविगोरेटिंग कहा गया है। इनविगोरेटिंग का मतलब क्या होता है, बलवर्धनकारी। बलवर्धनकारी हिंदी में बोलेंगे तो इनविगोरेटिंग। तो इनविगोरेटिंग हर्ब आप ढूंढेंगे तो एलिसिन निकल के आएगा, जो कि लहसुन से निकलता है। तो इनविगोरेटिंग है। और एलिसिन जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है जो आपके फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है। और आप अच्छे से जानते हैं, कितने सेशन में आपने समझा है कि फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपकी एंटी एजिंग होगी, फ्री रेडिकल को यदि आपने स्टॉप किया तो इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से जितना मैंने अभी आपको बताया, ये जो है गार्लिक से निकला हुआ एलिसिन आपका जो है फ्री रेडिकल पे काम करता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम करता है। तो ये क्या करता है, ये जो है आपके कोलाजन के डिप्लेशन को कम करता है और जो है आपकी स्किन के इलास्टिसिटी के मतलब बनाए रखता है, उसके इलास्टिसिटी को घटने नहीं देता। तो यदि स्किन इलास्टिसिटी बनी हुई है, कोलाजन की डिप्लेशन स्लो हो रही है या रुकी हुई है, तो आपका त्वचा युवा रहेगा, जवान रहेगा, और आप जो है ग्लो करते रहेंगे और एजिंग कम होगी। तो एंटी एजिंग ओवर वेलबींग के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है।
अब मैं एक तीसरी चीज की बात करने जा रहा हूं क्विकली, कि सप्लीमेंट क्यों लें। लहसुन अवेलेबल है किचन में, तो सप्लीमेंट क्यों लें। सबसे पहली बात है कि लहसुन आप कितना लेते हैं और आपके किचन में पूरा लहसुन का कितना कंजम्पशन होता है पता करके देखिए। तेल आप पता करते हैं ना कि कितना ऑयल का कंजम्पशन है, तो आप पता करते हैं कि कितना ऑयल मैं खा रहा हूँ। उसी तरीके से आप लहसुन पता कीजिए कि कितना लहसुन बाजार से लाया था या मंगवाया था और कितना लहसुन आपका महीने में कंज्यूम होता है, तो इससे पता चल जाएगा। तो लहसुन की कंजम्पशन जो हम करते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडियन कल्चर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लहसुन का बेस्ट यूजर एंड एंशिएंट यूजर, बहुत कम करते हैं। सब्जी में डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, वहां पे डालते हैं, बस हो गया। तो लहसुन की जो मात्रा आपको लेनी है वो आप उसमें से नहीं ले पाते। ऑफ कोर्स आप यदि चबा के लेना चाहते हैं तो लें, ये एक तरीका हो सकता है, बट वहां पे डिग्रेड होने वाली थोड़ी बातें हो सकती है। बट फिर भी मैंने जो मेथड बताया वैसे लेते हैं तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन चबा के कितना लेंगे आप? एक जावा, दो जावा, एक कली, दो कली, होगा कुछ नहीं। तो यदि आप ज्यादा लेना चाहते हैं तब फिर ये हालत हो जाएगी कि आपको एसिडिटी होएगी बहुत सारा, जब आप 5-7 ले लेंगे तो। और दूसरा, यदि आप यहां पे बात करेंगे तो उस कोने तक आदमी जो है मुंह ढक लेगा, नाक ढक लेगा, और आपसे लोग दूर रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके मुंह से बैड ओडर आएगा लहसुन का। और फिर इतना सारा आपने सल्फर लिया है तो आपको दिन भर अपनी तकलीफ रहेगी। तो इसलिए ये तरीका है कि और क्या कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट क्यों लें, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा आज, 3 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से सप्लीमेंट आप लेना चाहिए आपको। क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण डिग्रेडेशन वाली बात, जो मैंने आपको बताया कि आपके एसिड में जाके वो ये हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्रेड होएगा। तो डिग्रेडेशन वाली बात जो है वो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? तो शॉर्ट टर्म हीटिंग की बात की जाए तो साइंस कहता है कि शॉर्ट टर्म हीटिंग यदि लहसुन का कर दिया जाए तो उसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो पूरा का पूरा निकल जाता है। उसमें जो एलिसिन के अंदर का जो इफेक्ट है वो पूरा निकल जाता है शॉर्ट टर्म हीटिंग में। अब आपने दाल में जो छौंक लगाया था उसमें एलिसिन नहीं बचा था, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। हाँ, अरोमा बहुत अच्छा मिलेगा, दाल का टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, करी में जो था वो बहुत अच्छा मिलेगा। सब्जी में जो लहसुन काट के जो छौंक में डाल दिया था फ्राई करने के पहले, वो जो है हीट हो गई थी, अब उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वाली चीजें ज्यादा बची नहीं है, तो वो अब आपको टेस्ट अरोमा देगी, वो चीज नहीं देगी। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म हीटिंग उसको डिग्रेड कर देता है, तो इसलिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। पहला मैंने बताया था कि आपका खुद ही डिग्रेड हो जाता है, इसलिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। और जो तीसरा कारण मैं बताऊंगा वो बताऊंगा ये बैड ओडर वाला, कि आप यदि यहाँ पे इतना खा लें और बदबू आए तो आप खुद को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला भी परेशान होएगा। और आज की डेट में हर आदमी कंसस है, सोशल रेपुटेशन रखता है। सोशल ना भी रखे तो फैमिली रेपुटेशन रखता है, आपका फैमिली होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है। तो आप जो है मुंह में दुर्गंध नहीं रखना चाहेंगे। तो ये सब कारण है। अब जो है यदि आप बात करें अपने इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेने की, तो प्रीमियम एलिसिन सप्लीमेंट आपके गोयंग ब्रांड में मौजूद है, और वो जो है जिसका नाम है गारलाइट। गारलाइट के नाम से ये प्रीमियम लहसुन का जो एलिसिन है उसका चीज मौजूद है। वो भी एसेंशियल ऑयल से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ, जो एलिसिन का ऑयल है, लहसुन से एलिसिन का ऑयल निकला, उसके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ ये है आपका प्रोडक्ट, जिसका नाम है गारलाइट। लाइट इसलिए कि ये बिल्कुल लाइट है, इसमें कोई बैड ऑर्डर नहीं है, ये किसी तरीके से आपने खा लिया तो आपको हैवी लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रीमियम सॉफ्ट जेल कैप्सूल है जो पावर ऑफ एलिसिन के साथ आता है, और 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर। मतलब आइल वाली जो कैप्सूल होती है वो 60 सॉफ्ट जेल्स हैं। तो किसी तरीके का बदबू नहीं आना है, किसी तरीके का आपको फील नहीं आना है। आपने एक कैप्सूल लिया, पानी से गल्प किया और आपका काम हो गया। आपने वो सब लहसुन छीला, चबाया, वो किया, ये किया, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये है आपका प्रोडक्ट, जो कि क्यों लेना चाहिए मैंने पूरा स्लाइड वही बताया है अभी तक। तो ये बात हो गई। 1 soft gel twice a day or 2 soft gels once a day is fine. It is 100% natural. कोई कंपल्सरी नहीं है और कोई इसका डोज नहीं है। आप चूंकि लहसुन ले रहे हैं कभी भी ले सकते हैं। ये एक सिर्फ जरिया है आपके लहसुन को इजीली और कन्वीनियंटली लेने के लिए। टेस्टफुली, इजीली, कन्वीनियंटली लें, कोई बदबू नहीं आए, कोई बात नहीं आए, और बेस्ट डोज आपने ले लिया उसके लिए है। तो ये चीज हुई। ये है आपका गारलाइट। गारलाइट का आप देख पा रहे हैं फीचर्स, ये सब चीजें हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं गारलाइट को कि नो मोर बैड ओडर, ओनली एलिसिन एट इट्स बेस्ट। आपको यदि सिर्फ एलिसिन में इंटरेस्ट है,
लहसुन के बदबू में इंटरेस्ट नहीं है, लहसुन के सल्फर में इंटरेस्ट नहीं है, लहसुन के वो सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो नो मोर बैड ओडर, ओनली एलिसेन, दैट इज गारलाइट। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका जो एमआरपी है वो 899 रुपीज है, 60 कैप्सूल्स है, 899 रुपीज है, सॉफ्ट जेल में आया हुआ चीज है। और ये जो है आपके लिए स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है, और वो प्राइस है 599 रुपीज। ये सिर्फ 599 रुपीज में आपके लिए मौजूद है। रिसर्च बेस्ड है, जैसा मैंने बताया, ये सारे सर्टिफिकेशंस आपके प्रोडक्ट में मिलेंगे। और ये जो है आपके नेक्स्ट शॉपी में ये क्लिक करके आप शॉप कर सकते हैं, और ये चीज मौजूद है। सो ये था आज का सेशन। मैं एंड करता हूं आपके Q&A के लिए। आप अभी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं आंसर देता हूं। थैंक यू सो मच सर। एक हम लोगों ने सुना है कि लहसुन और जो लगाया जाता है घर में, मिर्ची और लहसुन, लेकिन इतना हर एक संस्कृति में लगाया जाता है, हम इसको तो सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, अब तो विश्वास हो गया कि पक्का लगाने वाली चीज। यस सर, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अभी आ रहा है। मैं एक बार मैं अपना चैट बॉक्स देख लेता हूँ। गार्लिक लो ब्लड प्रेशर में भी लिया जा सकता है क्या? मैंने डिटेल में बताया था कि ये हाइपो और हाइपर दोनों में लिया जाता है, बिकॉज ये रेगुलेटर है। तो लो ब्लड प्रेशर को और हाई ब्लड प्रेशर को, दोनों को ये बढ़िया फायदा देता है। इनफैक्ट यूरोप में जिस साइंटिस्ट के साथ मैंने काम किया हुआ है, वो इसको उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके। जी जी जी। एक क्वेश्चन है मनीष जी का कि ओमेगा 3 गोडश्रिम और स्पिरुलिना तीनों साथ में ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं, तीनों सप्लीमेंट हैं, आपका कॉम्बिनेशन का कोई मुद्दा नहीं। यस। क्या मधुमेह के रोगी लहसुन को कच्चे रूप में प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल, वैदिक जमाने से लेते आ रहे हैं। आप अपने पिताजी से चेक करिए, दादाजी से चेक करिए, सब लोगों ने लिया है। हर एक डायबिटीज पेशेंट यदि कोई ढंग का समझदार आदमी है तो वो लहसुन कच्चा चबा के खाता है। उसी के लिए एडवांस सप्लीमेंट के तौर पे ये हमने गार्लाइट बनाया है कि आपको जो है एक पोट पूरा लहसुन छील के, बैठ के, खा के, चबा के बदबू देने की जरूरत नहीं है। आपने 2 कैप्सूल खा के पानी पी लिया और काम हो गया। तो बिल्कुल लहसुन उसी के लिए है और आपको लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कौन सा वीमेन हेल्थ कॉम्बो पैक दे सकते हैं? उनका 6 पॉइंट खून रह गया है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है? ये मोहन हरिमोहन आपके पास ऑलरेडी है न्यूट्रीफेम, जो गायनेक भी रिकमेंड करती हैं, बिकॉज उसमें भर के न्यूट्रिएंट्स हैं, भर भर के वाइटल न्यूट्रिएंट हैं, भर भर के वैसे न्यूट्रिएंट हैं जो महिला को उस समय जरूरत है, तो वो है। दूसरा चीज आप ले सकते हैं न्यूट्रीम्यूनो, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए सब कुछ है। अब देखिए, भारत सरकार हो या बाल महिला कल्याण मंत्रालय हो, आंगनबाड़ी की आशा वर्कर हो, हर आदमी एक ही चीज बताता है कि थाली दिखाता है और कहता है कि पोषण पूरा परफेक्ट होना चाहिए, वो 9 महीना। तो जो पोषण परफेक्ट की बात की है, और मैं तो 9 महीना नहीं बोलूंगा, मैं आगे का भी 6-7 महीना बोलूंगा, बिकॉज लैक्टेटिंग वुमेन, दूध पिलाने वाली माताएं जो हैं, इसके लिए पोषण सबसे बड़ा चीज है। पोषण भी कौन सा पोषण? बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट कम ना पड़े। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीम्यूनो, उसको यदि आपने 2 चम्मच रोज लिया तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन कम नहीं पड़ेगा, वो भी आरडीए के हिसाब से। उस पर क्लेम किया हुआ है कि आरडीए के हिसाब से बैलेंस न्यूट्रिशन आपको पूरा होता है, वो उस तरीके से। तो आप वो ले सकते हैं, न्यूट्रीफेम ले सकते हैं। यस प्लीज। जी, एक इकबाल जी का क्वेश्चन है कि सर 24 आवर कोई नशा करता हो, उसको हम कौन सा प्रोडक्ट दें ताकि उसको नशा छूट जाए? आपके पास बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, और वो जो ड्रॉप्स ले लेके आप एक तो उसको कम कर सकते हैं, नशा को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं, उसके लत से बाहर आना है। और हमने आपको ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स के बारे में, अभी सारे सेशन खत्म कर लिए हमने, बट ड्रॉप के बारे में बताया है। आप यूट्यूब में सेशंस देख सकते हैं, तो आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि जैसे आपके पास एक कलरोफिल है ना। कलरोफिल जो है, आपको जो है उधर से क्या बोलते हैं, आपका नशा तो छोड़ दीजिए, आप यदि बहुत सारा चाय पीते हैं, कैफीन पीते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, कॉफ़ी के एडिक्ट हैं, तो उसमें भी आपको वो कम करता है, और जो है आप ड्रॉप लेके कर सकते हैं। एक जो नशा को छोड़ने के लिए यदि आप 5 ड्रॉप है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। आप सब लीजिए, सब मिला मिला के ले लीजिए, या एक के बाद दूसरा लीजिए, चलेगा। लेकिन यदि आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, एक्टिव लाइफ बोल के एक ड्रॉप है आपके पास, एक्टिव LYF, एक्टिव लाइफ। ये एक्टिव लाइफ ड्रॉप जो है,
ये आपका जो पर्पस वो कर रहा था वो कहीं हद तक वहां पे लेके आपको कर रहा है, तो आपका जो है वो किक भी मेंटेन्ड है और आप जो है वो काम भी कर पा रहे हैं। तो आप ट्राई करके देखिए, एक ड्रॉप लीजिए, वो आपके लिए आई थिंक 250-300 रुपए का प्रोडक्ट है। यदि आपको शायद ऑफर में और भी अच्छे में मिल रहा है, बीबी भी मिल रही है, यदि आप उसको इस्तेमाल करते हैं, एक ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे, बाद में हमको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा और आपका वो भी छूटेगा और ये भी ठीक हो जाएगा। यस प्लीज, नेक्स्ट। गार्लिक खाने के पहले लेंगे या बाद में? यूरिक एसिड को रोगी इसमें ले सकते हैं क्या? सी, यूरिक एसिड का गार्लिक से सीधे सीधे टकराव नहीं है, बट फिर भी यदि आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और डॉक्टर उसको कह रहा है, तो बिकॉज ऑफ द सल्फर कंटेंट इनसाइड, आप एक बार डॉक्टर से पूछ के लीजिए। बट मुझे लगता है कि यूरिक एसिड बढ़े वाले को ये तो बोला नहीं कि दाल में छौंक डाल के नहीं लेना और ये नहीं लेना, तो ये उस तरह की बात होगी। जैसे आप नॉर्मल प्रोटीन ऑलरेडी ले रहे हैं, उसी तरीके से ये आप लेंगे, और ये आपको जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि ओवरऑल वेलबींग, उसमें ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज इसके अंदर B6 है, तो ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से पुश कर रहा है। तो यदि मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाए ना, तो आपका यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाएगा। दूसरा गुण मैंने बताया एलिसिन का, कि ये जो है आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम करता है। यूरिक एसिड इज नथिंग बट टू बी फ्लश्ड आउट। तो मेरे हिसाब से ये फायदा करेगा नुकसान के बजाय। यस प्लीज। वेट मैनेजमेंट का कैम्बो पैक ले रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसमें क्या उसका वह कारण है या कोई और कारण? वेट मैनेजमेंट में आपके पास एक सामान है, स्लिम एंड डिटॉक्स। वो आपके कैसे भी कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कर देगा। यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप दूसरे कारणों की तरफ ध्यान दें। दूसरा कारण हो सकता है आपका टाइमिंग, आपका प्रेशर आने का टाइम, आपके सोने और जगने का टाइम, आप किस तरीके का खाना खाते हैं। यदि आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत सारा प्रोसेस्ड फ्लोर खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो उसको बंद करिए। ब्रेड, बिस्किट, फरसान, नमकीन, ऐसे टाइप की चीजों को बंद कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी पे नोटिस कीजिए कि आप कितना चलते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं। यदि बैठे ही रह रहे हैं तो सिटिंग इज नेक्स्ट स्मोकिंग, तो वो एक बात हो सकती है। फाइबर इनटेक कितना ले रहे हैं, फाइबर, चोकर वाला आटा और ये और वो रुखला चीज कितना ले रहे हैं, पत्तेदार सब्जियां कितने ले रहे हैं, फाइबर पे बात कीजिए। और इन सब चीजों को देखिए। आपके पास जो प्रोडक्ट है स्लिम एंड डिटॉक्स, उस किट में, वो बड़े बड़े कब्ज को ठीक कर देता है। तो आपका कोई यदि उसके बाद भी कब्ज हो रहा है, तो बाकी चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत सारा चाय पी रहे हैं क्या, टाइमिंग का गड़बड़ी हो रहा है क्या, खाने का टाइम गड़बड़ हो रहा है क्या, खाने के 1 घंटे के अंदर सो जा रहे हैं क्या रात में, रात का डिनर के 1 घंटे के बाद यदि आप सो जा रहे हैं तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि आपका खाना सड़ते रहता है, वो जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है। सोने के 2 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। तो उस तरीके की चीजें करिए और आपको फायदा मिलेगा। यस प्लीज। प्रवीण राजपुरोहित जी का पूछना है, व्हाइट स्पॉट के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना बेहतर होगा? स्किन प्रॉब्लम। नो, वी डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट फॉर व्हाइट स्क्रीन। पहले ये समझिए कि यदि इस तरीके के कोई सवाल पूछते हैं कि इस बीमारी में कौन सा लेंगे, वी डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट इन गोयंग जो बीमारी का इलाज है। ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। अब आप सप्लीमेंट के तौर पे लेने के लिए सवाल यदि पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा कि नोनी लीजिए या कोई एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। आपके पास टेराबेरीज भी है। नोनी टेराबेरीज आपको बेहतर करेगा, लेकिन आपको उसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, और उसकी इलाज वो बताएगा बीमारी का। यस प्लीज। बहुत ज्यादा गैस बनता है सर, पेट तो बढ़ा आपके हुआ है। बेहतरीन प्रोडक्ट है गैस के लिए, जिसका नाम है डाइजेस्ट ड्रॉप है, जिसमें अजवाइन, धनिया और सौंफ, फेनल सीड, इसका जो है अर्क है, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट और उसका एसेंशियल ऑयल से निकाला हुआ चीज है, जो वाटर में पूरा सॉल्युबल है। तो आप 2 फक्का अजवाइन खाएं, धनिया खाएं और वो सौंफ खाएं के बजाय आपने वो 4 बूंद टपका के ग्लास में लिया है, वो उतना बढ़िया चीज है। और आप लेके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जी। क्या सॉफ्ट जेल में जो एलिसिन है उस पे कोटेड किया हुआ है, वो बड़ी आंत में खुलेगा या बीच में डिग्रेड नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके आमाशय में ही डिग्रेड हो जाता है। जो सॉफ्ट जेल होता है वो आमाशय में जाने के बाद वो पूरा का पूरा डिग्रेड होके आपके मेडिसिन, वो सिर्फ उतने के लिए है कि आपके मुंह में और फूड पाइप में वो सॉफ्ट जेल के अंदर ट्रैवल कर जाए, उतने के लिए होता है। राजेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, क्या नोनी और एलोवेरा साथ में लिया जा सकता है? जिस बिल्कुल ले सकते हैं, बट आपको साथ में लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? कोई एक ही लीजिए एक टाइम में, उसको दूसरे वक्त में ले लीजिए।
अस्थमा में गार्लिक सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या सर? बहुत बढ़िया से, मैंने तो आपको बताया कि इजिप्ट में, बेबीलोन में, पुरानी सभ्यताओं में आज से 4,000 5,000 साल पहले इसका वर्णन है कि उन्होंने उसके लिए किया। जिन्होंने, जो हिपोक्रेट्स ने, जो वेस्टर्न मेडिसिन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने इसी बीमारी के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया पहली बार जी। बट ऐसा है कि यदि अस्थमा आपका बहुत क्रॉनिक है और यदि आपका मतलब डॉक्टरी ट्रीटमेंट में है, तो इसका जो पंजेंसी है, इसका जो सल्फर है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो उसके फायदे के लिए है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। तो एक चीज समझना है कि पानी भी यदि एडवर्स टाइम में पिया तो नुकसान कर सकता है। तो यदि आप किसी चीज के ट्रीटमेंट में हैं, यदि वो डॉक्टर उसको उतना ट्रीट कर रहे हैं, यदि आप नॉर्मल अस्थमा के रोगी हैं, आपको फायदा करेगा। लेकिन ऐसे अस्थमा में है जिसमें डॉक्टर के एकदम निगरानी में है, तो डॉक्टर से पूछ के ही आप कुछ भी लेंगे, पूछ के लीजिए। yes, बॉडी सेल्स के रीजनरेशन के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना बेहतर है? You already have टेराबेरी नाम का चीज, एंड आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन ऑन द अदर डे, जहाँ पे 1,000 से ज्यादा लोगों ने उसको अटेंड किया, और अभी भी यूट्यूब में शायद अवेलेबल है, यू कैन सी इट आउट। वंडरफुल प्रोडक्ट यू हैव, टेराबेरीज विथ हाईएस्ट ओरैक वैल्यू, और आप उसको एनी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक बार बार रवि जी का क्वेश्चन आ रहा है कि सर बॉडी इन्फ्लेमेशन की आप बात करते हैं, मैं समझ नहीं पाया क्या होता है, एक बार हिंदी में समझा दें वापस। बॉडी इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज है कि आपका शरीर, जब आप सुबह सो के उठते हैं और रात को सोने को जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, जितना देर आप जगे रहते हैं, बॉडी आपका इन्फ्लेमेट होता रहता है। इन्फ्लेमेट होता रहता है मतलब आप समझ लीजिए वो रेडिश होता जा रहा है, उस पर जो है पीड़ा होती जा रही है, वो जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेमेशन ही आपका पेन करता है, इन्फ्लेमेशन ही आपको तकलीफ लाता है, इन्फ्लेमेशन आपकी बीमारियों को पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन ही आपको पेन करता है। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ तो आपका क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस हो गया। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ, आपका साइटिका, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है, पॉइंट पे तकलीफ हो रही है, कहीं पे यदि कुछ हो रहा है, इट्स ऑल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। अब जो है इन्फ्लेमेशन, जब आप सोते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। शरीर नेचुरल तरीके से ऐसा बनाया गया है कि आप जो है 16 घंटा जगे और 8 घंटा सो जाए। 8 घंटा जब सोते हैं, शरीर जब डीप स्लीप में जाता है, तो इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन होता है, क्लींजिंग चालू होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। लेकिन यदि आपके सोने का टाइम कम हो गया, डीप स्लीप नहीं हो रहा है, आप ऐसा कुछ चीजें खा रहे हैं जिससे इन्फ्लेमेट हो रहा है, आपकी जो प्रकृति है, जो मतलब वात कफ पित्त कहते हैं, उस प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो विकृति होगी, आपको वात या कफ या पित्त की विकृति हो जाएगी, और वो सारी विकृति इन्फ्लेमेशन ही है। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में यिंग यांग कहते हैं, उसमें भी ठंडा गर्म बोल के वो विकृति ही बताते हैं, यहाँ पे भी विकृति ही बताते हैं। एलोपैथ में जाएंगे, वहां भी विकृति ही बताते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका क्या बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया है, सीआरपी कहते हैं। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सीआरपी आता है, सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हाई है। अब इन्फ्लेमेशन हाई का कारण पता करना पड़ेगा, ये तो लक्षण आया, अब कारण पता करना पड़ेगा, कारण क्या है। तो कारण ये हो सकता है कि कहीं पे पेन है, कहीं पे सूजा हुआ है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन बढ़ा पड़ा है, कहीं पे ट्यूमर हो गया है, कहीं पे कैंसर हो गया है, कहीं पे कुछ बात हो रही है, कहीं पे डायबिटीज हो रहा है और आपको पता नहीं। तो उसका और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तब अंत में निकलता है कि ये है। अब उस इन्फ्लेमेशन को, जो नेचुरल प्रोसेस है रोज होने का, उसको रोज कम भी करना चाहिए। यदि कम नहीं होता है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और यदि आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखें तो सब चीज ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ कार्डियक बीमारी, इन्फ्लेमेशन इज रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीज। ये बात, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। राइट सर। सर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन को मैं ही जवाब दे देता हूँ। कुछ लोग बोले हैं टेरीबेरीज का क्या फायदा है, कुछ लोग बोलते हैं पाइल्स भी में कौन सा काम आता है। सारा चीज हमारे यूट्यूब वीडियो पे अवेलेबल है। सर का सेशन सारा नेक्स्ट मनी के जो यूट्यूब वीडियो है उस पर अवेलेबल है, कृपया वहां जाकर के देख लें। टेरीबेरीज के फायदा क्या है उस सेशन में दिया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे अगर हम लोग समय खराब करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कोई भी पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वह सेशन का वीडियो पूरा अपलोड है, क्वेश्चन आंसर के साथ है, तो आप उसको देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर सुनील पाटिल जी कहते हैं मिल्क से कंस्टिपेशन हो रहा है, प्लीज सजेस्ट क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जी सर। हो रहा है, सी हर आदमी अलग अलग हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका उस दिन हमने बताया था फूड इंटॉलरेंस टेस्ट के बारे में, हमने ये कहा था कि आपका जब शरीर किसी चीज को दुश्मन मान लेता है
तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और कोई चीज जो आप बचपन से अभी तक लेते आ रहे हैं हो सकता है कि आपके लिए अभी सुटेबल ना रह गया हो। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है जो आप बेस्ट जज हैं, आप बता सकते हैं कि किस वजह से हो रहा है, और यदि मिल्क से हो रहा है तो आप रोक के देखिए, यदि रोक देने से 1 हफ्ता बंद कर दीजिए, यदि नहीं हो रहा है तो रोके रखिए, यदि बंद करने के बाद भी हो रहा है तो फिर चालू कर दीजिए। तो ट्रायल एंड एरर वाली बात है। लेकिन ऐसा माना गया है कि यदि सोते समय आप गर्म दूध पीते हैं 1 कप या 1 ग्लास, तो उसको अच्छा माना गया है उल्टा कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। बट कॉन्स्टिपेशन के लिए 2-4 रामबाण तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि स्लिम एंड डिटॉक्स नाम का एक चीज है, उसको आप 2 बार लीजिए, कॉन्स्टिपेशन का बाप भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कोलोन है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके पूरे टॉक्सिक को फ्लश आउट कर डालेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, आप नोनी लेके भी कॉन्स्टिपेशन कम कर सकते हैं, मतलब डिटॉक्स हो के मॉडल में। तो ये दोनों नेचुरल तरीके हुए, लेकिन स्लिम एंड डिटॉक्स ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात है कि आप सुबह उठें तो कुछ भी ना करें, सुबह उठ के पहला काम यही करें, ब्रश भी ना करें, पहला काम ये करें कि आप 2-4 गिलास पानी पी लें, गर्म गुनगुना पानी, जितना पी सकते हैं, 2 गिलास 3 गिलास जो पी सकते हैं, गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। अब उसमें आप यदि नींबू निचोड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ आप कोई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, नोनी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नॉर्मल पानी पी लीजिए। इतना यदि काम आप करते हैं, टाइम पे उठ जाइए, सोए पड़े मत रहिए, और टाइम पे उठ जाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, आप जो है वो खुरदुरा खाना लीजिए, मतलब प्रोसेस्ड चीजें मत लीजिए, पॉलिश दाल, पॉलिश राइस, मैदा वाला सामान, ये सब चीज मत लीजिए। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिपेशन कभी टिकने वाली है। बट यदि उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो ये समझिए कि कॉन्स्टिपेशन का कुछ और भी कारण है, कुछ और अंदर चल रहा है, कोई ट्यूमर है, कोई बात है, कोई चीज है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कोई और बात हो सकती है, किसी को और बात हो सकती है। तो थोड़ा और सीरियस होइए। यदि ज्यादा जिद्दी होता जा रहा है कॉन्स्टिपेशन, तो थोड़ा और कीजिए। और कहीं गलती से आप कोई चूरन लेते हैं, कोई भी ब्रांड का चूरन, तो फिर आप अपने साथ जाति कर रहे हैं, अब आप अपना खत्म कर रहे हैं सिस्टम। तो उस चूरन को बंद कर दीजिए। जिस कॉन्स्टिपेशन के लिए चूरन ले रहे हैं ना, उसी चूरन को पहले बंद कर दीजिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाएगी। क्योंकि वो हंटर मार के आपका वो ठीक करा रहा है। अगली बार 2 हंटर होगा तब ठीक होगा, उसकी अगली बार 4 हंटर पे ठीक होगा, उसके बाद 5 हंटर पे ठीक होगा। हंटर के बिना वो होएगा ही नहीं। तो इसलिए समझिए, आंत एक ऐसी चीज है, वहां पे कोई प्रेशर नहीं लगा हुआ है। ये ऐसे ऐसे सांप जैसे अपना वो कवच छोड़ता है ना, अपनी चमड़ी स्किन को छोड़ता है, वैसे आपकी बड़ी आंत मल को विसर्जित करती है। तो वो प्रेस करती है, उसके अंदर ही प्रेशर होती है और वो जाती है। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि उसको पूरा का पूरा हेल्दी होना पड़ेगा, उसको टॉक्सिक फ्री होना पड़ेगा, उसको फंगल और बैक्टीरियल फ्री होना पड़ेगा। तो डिटॉक्स हो जाए एक बार, पंचकर्मा होता है, बहुत सीरियस है तो एनिमा करके देख लीजिए। एनिमा एक होता है आयुर्वेद में और सब पंचकर्मा में, एनिमा कर लीजिए, 6 महीने में एक बार कर लीजिए, कभी दूसरा मेथड कर लीजिए जरूरत पड़ गया तो। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है कि यदि आप चाहें तो हो ही नहीं सकता, आप क्लियर कर सकते हैं। और यदि उसके बाद भी हो रहा है तो कहीं पे आप ठीक से नहीं चाह रहे हैं। मैंने इतनी सारी बातें बताई, आप कोई भी चाह के देखिए, ये वर्किंग होएगा। यस प्लीज। और आपके पास बिना पंचकर्मा कराए यदि सप्लीमेंट से डिटॉक्स होना है तो आपके पास वंडरफुल प्रोडक्ट है, स्लिम एंड डिटॉक्स। इतना वंडरफुल है कि आपके पेट की कोई भी व्याधि हो, इंक्लूडिंग पाइल्स, तो आप जो है स्लिम एंड डिटॉक्स को 60 दिन इस्तेमाल करें, और उसके बाद हमें बोलना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको सबको रिकमेंड करते बैठेंगे, ऐसा चीज हो जाएगा। यस प्लीज। सर, एक गोविंद शर्मा जी लिखते हैं, माय मदर इज हीवेल्ड प्रेजर 12 ईयर मेडिटेशन एंड ऑल बॉडी सूजन। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं। मैंने भी पढ़ा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। जी, तो एक बार मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत बार से वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको एक बार, गोविंद शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि आप जो लिखे हैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरी मदर है 60 साल की। ओके। सर उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वो 60 साल मतलब कम से कम 12-15 साल हो गए, तो वो रेगुलर दवाई ले रही हैं। ओके। दिन में कम से कम 10 गोली लेती हैं सर, और उनके शरीर पे पूरे पे गोली देना सर। पड़ रहा है? जी सर। 10 गोली क्यों देना पड़ रहा है? सर वो कह रहे हैं ये दवाई तो लेनी पड़ेगी आपको, नहीं तो अन्यथा नहीं बचेंगे ऐसे।
नहीं, मेरा सजेशन होगा कि आप किसी थर्ड ओपिनियन लें, एक किसी दूसरे विशेषज्ञ से मिलें, किसी डॉक्टर से मिलें, गुड फिजिशियन से मिलें, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, और आप इनकी दवा को रिव्यू करा के लें. दिस इज नॉट प्रॉपर. ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन दवाइयां मौजूद हैं और फिजिशियन आपको दवाई देंगे. एक गोली, इतनी छोटी गोली रोज सुबह लेने से आपको जो है ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल में रहेगा. यदि नहीं रहता है तो डॉक्टर को चेंज करके आप देख लीजिए. ये जो 10 गोली की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं पे इसी में गड़बड़ी लग रही है. जी सर, जी सर. आप एक डॉक्टर चेंज करके देखिए, एक ढंग के डॉक्टर को दिखाइए. छोटा सब्जेक्ट नहीं है. और एक सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं चाहिए इसमें, आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए बस. जी सर. कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे जी सर. एक क्वेश्चन और था मेरा. जी सर. की रीडिंग कितनी रहती है? जी सर. ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी रहती है? सर ब्लड प्रेशर कभी तो 110-15 पे पहुंच जाता है. अब नॉर्मल रहता है, दवाई लेती हैं तब. हाँ, तो दवाई लेती हैं तो नॉर्मल रहता है तो अच्छी बात है. लेकिन ये आप 10 दवाई और 8 दवाई की गोली जो बोल रहे हैं वो क्यों है, ये मैं समझा नहीं. इतना तो दवाई नहीं होता है. जैसे सुबह के टाइम लेते हैं 3 दवाई, तो दोपहर में 2 टाइम और चीजों की दवाई होंगी. ब्लड प्रेशर के लिए यदि 10 दवाई है तो फिर आप उसको एक बार चेक करवा लीजिए. जी सर. और एक पूरे शरीर पे सूजन रहता है सर. नहीं, शरीर पे जो सूजन रहता है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से. आप किसी दूसरे ने सवाल पूछा था, आप इस चीज को समझ लीजिए, इन्फ्लेमेशन की वजह से. अब इन्फ्लेमेशन किस वजह से है ये पता करने की बात है, आप समझे. जी सर. तो इन्फ्लेमेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास भी एक चीज मौजूद है जिसपे पूरा का पूरा आपका वॉलेट यूटिलाइजेशन है, वो है नेक स्कैन. तो आप एक बार नेक स्कैन उनका करवा दें, जिसमें कि घर से सैंपल कलेक्ट कर लेगा टेक्नीशियन आके, और पूरा एक आपको जो है 130 पैरामीटर का रिपोर्ट आ जाएगा. और उस रिपोर्ट में आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है. उसमें आपको सीआरपी वैल्यू मिल जाएगी, सी रिएक्टिव प्रोटीन कितनी है, इन्फ्लेमेशन कितना है, क्यों है, क्या रीजन है, बहुत सारा कुछ आपको निकल के आ जाएगा. जब वो निकल के आ जाएगा तब कोई डॉक्टर आपको बढ़िया से ट्रीट करेगा. थैंक यू सर. सर भूपेंद्र सिंह जी का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट स्कैन जो लोग कराते हैं, क्या उनके बाद सजेशन देने का अपने पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई तरीका है? बहुत जल्द होने वाला है. अभी जून के महीने में ही कभी ना कभी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा सीएमडी सर की तरफ से, जहां पे आपको डॉक्टर जो है उसको परामर्श देने के लिए भी मौजूद हो जाएंगे. और वो सिस्टम आपके पास बहुत जल्दी एक्टिवेट होने जा रहा है, जहाँ पे आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, कंसल्टेंट्स होंगे, जो आपको अवेलेबल होंगे. आप उसको भी बुक कर सकते हैं और उसके साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं. आपके रिपोर्ट आपकी उनके पास ऑलरेडी होगी, बिकॉज आपने नेक स्कैन कराया है तो उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट होगा. आप सिर्फ बुक करके उनके टाइम के साथ आप बात करके ले सकते हैं. बट ये चीज वर्किंग में है. थोड़ी कोविड वगैरह की वजह से चीजें थोड़ी स्लो हो गई हैं, बट इस महीने में ही आपका ये चीज हो जाएगा. ब्लड इंटॉलरेंस टेस्ट में फुल रिवार्ड पॉइंट यूज का ऑफर कब तक है सर? ये प्रहलाद सिंह जी का क्वेश्चन. फूड इंटॉलरेंस है, ब्लड इंटॉलरेंस नहीं, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट. जी. इसमें रिवार्ड पॉइंट कब तक है ये सीएमडी साहब बताएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट अभी है. और मुझे लगता है कि जून महीने के लिए ऑन है वो. यस प्लीज. आर वी डन फॉर टुडे? यस सर, ऑलरेडी इट इज 9:09. आज बहुत समय लगा क्योंकि दूसरा सेशन है नहीं. मैं एक इस प्लेटफॉर्म से लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जब स्क्रीन पे लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाता है, फिर आप जब लिखते हो कि मेरा क्वेश्चन लीजिए तो मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पाता हूं. तो इन प्लेस यह लिखना कि मेरा क्वेश्चन लीजिए, यू शुड रिपीट दैट क्वेश्चन ताकि आपका क्वेश्चन लिया जा सके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. फिर अगले सेशन मिलते हैं. लोगों के केयर एंड गुड नाइट. थैंक यू सो मच.